हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि क्या चैप्टर का नाम है एक बार देख लेते हैं कि राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर का जो है मोस्ट VVI जितने भी प्रश्न उत्तर यानी कि लघुत्तरी वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उन सभी को जो है हम कवर करने का प्रयास किए हैं। और इससे जो है आप इस सभी को कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद ही आपको जो है इस चैप्टर से जो है एक भी प्रश्न छूट सकता है। तो जो बच्चे पढ़ लिए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा। और जो कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अक्सर बच्चा क्या होता है कि 12th में आर्ट्स ले लेते हैं और पढ़ते नहीं है, अंत में एग्जाम आते हैं दे देते हैं। तो उन बच्चों के लिए खासकर यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको जो है अंतिम उपाय है, इसको आप देखिए और आप अच्छे से जो है कंप्लीट करने का भी प्रयास करिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमसे जो है क्या कहते हैं कमेंट करिएगा जी, हमें भाई जी आप जो PDF हमें दे दीजिए, तो आपको हम PDF देने का भी कुछ उपाय लगाएंगे। तो चलिए इसको जो है देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, मौर्यकालीन इतिहास के क्या सब है प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए। यानी कि मौर्यकालीन इतिहास का जो है जानने का हमको कौन कौन सा स्रोत है मुख्य वाला, वो सब बताना है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2013 में, 15 में, 16 में, 21 में यानी कि लगभग 4-5 साल पूछ चुका है। और इसका जो है संभावना इसी से बढ़ जाता है, क्योंकि इतना रिपीट करने से क्या होता है कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह प्रश्न का क्या कहे है कि इसका महत्वपूर्ण बढ़ गया है। तो चलिए इसका जो है देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों का स्रोत निम्नलिखित है। इस प्रकार लिखिएगा जैसे कि ऐसा प्रश्न सब रहेगा था। उसके बाद इसका क्या सब है, देखिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक। मेगास्थनीज जो था वह क्या एक पुस्तक लिखा था, कौन पुस्तक, इंडिका पुस्तक। इस इंडिका पुस्तक में क्या है मौर्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र से यह ना समझिएगा कि ये अर्थशास्त्र के बारे में होगा, नहीं, ये जो है राजनीति के बारे में है, ठीक है। इसमें क्या सब हुआ था भारत के यानी कि मौर्यकाल के इतिहास का, क्या राजनीति था, क्या शासन चलता था, वो सब बात इसमें दिया है अर्थशास्त्र पुस्तक में। उसके बाद क्या है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। यानी पहले क्या होता था कि ग्रंथ, जैन ग्रंथ का बहुत ही व्यक्ति मानने वाले होते थे मौर्यकालीन मौर्यकाल के समय में, ठीक है। और बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। तो इससे क्या होता है कि इस ग्रंथ में जो जो बात लिखा है वो हमको बताता है कि मौर्य समाज कैसा था, ठीक है। उसके बाद क्या है अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। अशोक बहुत ही एक प्रतापी राजा था, यानी कि बहुत ही महान शासक हुए थे उस मौर्यकाल इतिहास के समय, ठीक है। तो वह क्या करते थे, यानी कि जो भी काम करवाते थे तो वह अपना जो है अभिलेख लिखवाते थे, ठीक है। तो अभिलेख से हमें पता चलता है, यानी कि अभिलेख पहले आप समझिए कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख जो होता है कि देखिए अभिलेख पहले के ज़माना में होता था कि कोई पत्थर होता था, ठीक है, तो उस पत्थर पर लिखाया जाता था, यानी कि कुछ जो काम करवाते थे शासक, तो वो सभी विवरण जो है पत्थर पर लिख दिया जाता था। तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, यानी कि धातु या पत्थरों पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहते हैं। तो उस अभिलेख का जब खुदाई हुआ तो हमें वो पत्थर से मिला, तो उस पत्थर का जो सही से साफ किया गया तो उस पर पता चला कि फलना चिलना चीज़ सा लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही पूर्व समय का है, यानी कि मौर्य काल का है, ठीक है। तो इस अशोक के अभिलेखों द्वारा मिलता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अशोक जो हुए थे वो शासक, वह जो है धम्म नाम के क्या कहें सिद्धांत दिए, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं क्या कि अशोक ने अपनी प्रजा के लिए के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म होगा, ठीक है, धर्म नहीं होगा, धम्म कहा जाता है। क्या है कि अशोक अपने प्रजा यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए क्या दिया, क्या सिद्धांत बनाया, ठीक है, कि आपको जो है किस प्रकार से रहना जीना पढ़ना सब है। तो उसके लिए वह सिद्धांत बनाया जिसे क्या कहा जाता है, अशोक का धम्म कहा जाता है। जिसकी इतने ही आप लिख दीजिए हो जाएगा, क्योंकि सवाल में इतने पूछ रहा है। बाकी हम इसको और आगे दे देते हैं, मुख्य विशेषता नहीं पूछा फिर भी विशेषता बता देते हैं कि क्या क्या जो इतना पूछ सकता है विशेषता भी पूछ सकता है। तो इसीलिए विशेषता दे देते हैं कि नैतिक जीवन व्यतीत करना, ठीक है, नैतिक जीवन जीना है, वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, दूसरों का सम्मान करना है, यह सब अपना धम्म में बताते हैं। उसके बाद क्या है जीव जंतु को क्षति न पहुँचाना है, सबके प्रति दयालु बनना, सबका आदर करना, माता पिता का सेवा करना, जैसा कि अभी हम लोग भी और आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो यही सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि का वर्णन करें। क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसको क्या था विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, ठीक है। तो उसी उपाधि का जो है उपलब्धि यानी कि उपाधि किससे कैसे मिला था, उस क्या करने पर उसको जो है उपलब्धि दिया गया। यानी लीजिए मान लीजिए कि आप कुछ अच्छे काम करेंगे तो आपको जो है बहुत तरह पुरस्कृत किया जाएगा, चाहे आपको जो है अनेक नामों से जाना जाएगा। तो वही बात है। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, गुप्त वंश का एक शक्तिशाली सम्राट यानी कि राजा था, ठीक है, शासक था, ठीक।
उसके बाद क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। उसने पक्तकों की सहायता से कठियावाड़ के शकों का अंत किया। क्या, पहले तो कठियावाड़ पर अपना विजय प्राप्त किया। उसके बाद क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल गुप्त वंश का स्वर्णयुग कहलाता है। क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है शासनकाल, जब वह अपने शासन कर रहे थे उस समय, जिस समय क्या था, गुप्त वंश स्वर्ण युग कहलाने लगा। ठीक है, वह यानी कि ऐसा वो अच्छा से राजनीति पूरा काम धाम, यानी कि अपना राज्य का विकास के लिए अच्छे से काम करते थे उसे ही। तो उस समय ऐसा लगता था कि यह स्वर्ण जो है पृथ्वी पर ही स्वर्ण आ गया है। ठीक है, स्वर्ण है। ठीक है, तो वही कहलाता है। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे। उसके दरबार में, उसके शासनकाल में नवरत्न भी हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री कौन था? फहियान। फहियान कब आया था? तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी फहियान चीनी यात्री जो था वह भारत आए थे। चलिए, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट का है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इजी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न 2017 और 20 में पूछा भी गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए इसका जो है बहुत ईजी है। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश के विभिन्न राज्य हुए। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश में क्या राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जिन्हें महाजनपद कहा गया। यानी कि देखिए अभी मान लीजिए जैसे कि हम लोगों का अभी तो राज्य बहुत 28-29 है जैसे कि, और उस समय क्या हुआ था, यानी कि देखिए अभी तो हम लोग यानी कि पहले से कहा गया है, तो अभी मान लीजिए नए जनरेशन का लड़का चाहे हम आप आइएगा तो सीधे कहेगा राज्य समझते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य है, एक बिहार भी एक राज्य है। उससे पहले क्या हुआ था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसी यानी कि राज्य हुए। ठीक है, जिसको महाजनपद पहले कहा जाता था। ठीक, कितना था? 16 गो था, टोटल 16 गो भैया था। तो समझ गए, ये भी लिख दीजिएगा, ठीक रहता है। उसके बाद क्या है, फहियान कौन था, वह भारत कब आया? फहियान जो है कौन था, वह भारत कब आया, सो बताना है। यह 2014-2019 में पूछा है। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर सब क्या हो जाएगा। देखिए फहियान एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। समझा? क्या है, वह चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है, कलिंग का युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, यानी कलिंग का युद्ध जो है अशोक एक जो है बहुत ही बड़ा युद्ध करवाया था। ठीक है, जिसके युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। यह युद्ध इतना खतरनाक साबित हुआ, देखिए आगे देखिएगा तो पता चलिए जाएगा खुद। देखिए अरे हो रहा है, देखिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कब किया? 261 ईसा पूर्व, इस डेट को याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। कितना? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। इस युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। देखिए युद्ध जो हुआ बहुत भारी युद्ध हो गया। उसमें क्या हुआ कि 1.5 लाख लोग का बंदी बनाया गया, यानी कि अपहरण कर लिया गया, घेर लिया गया। उसके बाद 1 लाख लोग मारा भी गया। ठीक है, 1 लाख लोग सोच सकते कितना हुआ। यहाँ एक व्यक्ति किसी गांव में मर जाता है तो उस गांव का दुख शोक समझ सकते कितना होता है, और यहाँ 1 लाख का बात हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ा घटना न हुआ, समझिए। तो इस भीषण नरसंहार कहने का मतलब यानी कि बहुत ही भारी जो है अत्याचार समझिए होने के बाद उसको अशोक लगा नहीं, हमने ये अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि देखिए किसी को देखिए दूसरे को दुख पहुंचाकर आप सोचेगा कि हम खुश हो जाए, तब आप कभी नहीं हो सकते हैं। भले ही एक क्षण के लिए लगेगा हम फलना को मार दिए हैं, हमको बहुत आनंद मिला, बाकी बाद में आप अच्छा से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा नहीं हम बहुत बुरा किए। तो इसीलिए अशोक जो है क्या करते हैं कि शस्त्र यानी कि हथियार ग्रहण करना त्याग देते हैं और भैया से कहते हैं कि नहीं भाई, हम अब युद्ध कभी नहीं करेंगे और सादा जीवन जिएंगे। तो वही हुआ, क्या हुआ, तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा इस कलिंग युद्ध का, तो आप समझ लिए क्या पड़ा। तो चलिए ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपको आसानी से जो है 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, और 5 नंबर में आएगा तो आप तरीका और डिस्क्राइब बढ़ा कर लिखिएगा कुछ बात। और खैर ये तो 2 नंबर में पूछेगा क्योंकि सवाल ज़्यादा डबल है ये नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है? हमारे भारत में क्या है, समुद्रगुप्त शासक थे। ठीक है, इसका जो है नेपोलियन से तुलना किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। पहले समझ लीजिए किस वंश का था? गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान ही साहसी व्यक्ति था। नेपोलियन बहुत ही साहसी और महान व्यक्ति थे। ठीक है, जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरा यूरोप पर विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत पर विजय प्राप्त किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना की जाती है। यानी कि
देखिए नेपोलियन गुप्त था जो यूरोप में अपना वह जो है यूरोप में पूरा यूरोप को जीता था, ठीक है। उसी प्रकार समुंदर गुप्त जो थे वह अपने भारत पर विजय प्राप्त किए थे, तो इसीलिए उसका तुलना किससे, नेपोलियन से किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे, यानी गुप्त काल के कोई दो मंदिर का नाम लिख दीजिए। यह 2019 में और 22 में पूछा है। तो देखिए गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर हुए, तो पहला हम लिखे एरन का विष्णु मंदिर जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। दूसरा लिखे है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप दो लिख दीजिए, आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी, ठीक है। तो इसका जो है बता देना है। तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कब और किसने किया, तो देखिए तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन कौन था, उदयन जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया। उसने इसका राजधानी राजगिरी को बनाया। पहले क्या था, राजधानी राजगिरी, ठीक है। अभी पटना जो है बिहार का राजधानी बन चुका है, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी पटने को कहा जाता था पहले प्राचीन में। उसके बाद क्या है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में अंतर बताना है। तो देखिए ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। देखिए क्या है कि ब्राह्मणी लिपि में है बाएं से दाएं, बायां यानी कि इधर से इधर में है, ठीक है। और दाएं ये क्या है, खरोष्टी लिपि में क्या है कि दाएं से बाएं, तो इधर से इधर लिखेंगे, ठीक है। समझ लीजिए ब्राह्मणी में जो है इधर से इधर यानी कि बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, और खरोष्टी में दाएं से बाएं की ओर। यही विशेषता है, यानी कि विशेषता है जो कि अंतर पैदा करता है। ये दोनों के बीच अलग अलग बात है। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, और PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो है बहुत ही सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो को आप लाइक पहले कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें जो है आपको ही फ़ायदा है। क्योंकि समय समय बहुत ही अच्छे वीडियो लाते हैं आपको लिए। अब 10-20 दिन बचा है, तो कंटिन्यू जो है आज 1-2 चैप्टर हो गया, फिर कल 3-4 चैप्टर ऐसे कर करके आपको जो है बहुत ही जल्दी जो है आपको जो है सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब तक के लिए जय हिंद।